व्यापारी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता साबुर और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बातें। रिलायंस ने आज बाजार को बड़ा सहारा दिया है। देखिए, पिछले कुछ मिनटों के दौरान बाजार में जो मजबूती बनती हुई दिखाई दी है, निफ्टी को रिलायंस ने अकेले अपने दम पे ऊपर खींचा ऐसा लगता है। 4 से 5% के आसपास की मजबूती हमने इस हेवी वेट में देखी है और यही वजह है कि सामने बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली चल रही है, उसके असर को निगेट करने में ये कामयाब रहे हैं। आईटी, टेलीकॉम, एफएमसीजी, इन तमाम सेक्टर के काफी दिग्गज हैं जो बाजार पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अकेले दम पे रिलायंस ने और पूरे एनर्जी सेक्टर को इसने ऊपर खींचा है। हालांकि रिलायंस की इस तेजी के पीछे एनर्जी का नहीं, टेलीकॉम का हाथ है, लेकिन हम देख रहे हैं फिलहाल एक मदद मिलती हुई। और मदद कहां से आई है निफ्टी के लिए? मेटल और कैपिटल गुड्स, ये दो सेक्टर मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। एलएनटी जैसे कुछ स्टॉक्स जो बाजार की मदद करने के मूड में फिलहाल दिखाई दिए हैं। ओवरऑल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? 9200 के कॉल और पुट दोनों में पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसा लगता है कि शायद अब देखिए वीकेंड आ चुका है और अगले हफ्ते एक दिन की छुट्टी भी है, तो जब काफी छुट्टियां होती हैं, कम ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इस वीकेंड से लेकर अगले वीकेंड तक आपको लग रहा है कि बस 4 ही दिन ट्रेड होगा और 5 दिन छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अक्सर ये देखते हैं कि लोग जोड़ी बेचते हुए नजर आते हैं, यानी 9200 के कॉल और पुट दोनों बेचे जा रहे हैं और शायद ये ट्रेड आज काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। निचले स्तरों पे पुट राइटिंग भी हो रही है, तो ओवरऑल मूड पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल ये एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड बनते हुए हमें आज दिखाई दिया है। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपने रिलायंस का हाथ बताया कि बाजार में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेकर आ रहा है प्रदीप, जो लार्जली नेगेटिव टेरिटरी में दिन भर बाजार ने ट्रेड बिताया है, अब जाकर 12 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। जब आरआईएल जैसे काउंटर्स 4-5% भागते हैं, उसका असर देखने को मिलता है। सेंसेक्स भी अब 27 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ, याद रखिए दिन का लो करीब 29,556 के आसपास था। मिड कैप इंडेक्स में तो सुबह से ही खरीदारी का जोर देखने को मिल रहा है। अब ये इंडेक्स लगभग 87-90 पॉइंट ऊपर है। हालांकि बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंकों में खरीदारी हो रही है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स पर दबाव बना हुआ है 142 अंकों की गिरावट के साथ। तो आज कहां होगी हमारी नजर? कल नए महीने की शुरुआत के साथ ही मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। क्या उम्मीद की जानी चाहिए मार्च की बिक्री से, ये जानेंगे। साथ ही सोमवार को शंकरा बिल्डिंग की लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग के साथ क्या उम्मीद है और क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। घरेलू फंड कहां देख रहे हैं कमाई के मौके? सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम से जानेंगे। इसके अलावा रोज की तरह क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट, आपको बताएंगे। अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी की कॉल और 3:15 बजे एसटीबीटी या बीटीएसटी। लेकिन स्टॉक्स आपको बता दें कहां पर एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे हमने आपको कुछ ही देर पहले कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मूड पूरी तरह से पॉजिटिव किया है, तो आरआईएल इस समय 55 रुपए ऊपर 4% का उछाल। बाकी ऑयल शेयरों में भी आईओसी, ओएनजीसी, केन, एचपीसीएल में हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं याद रखिए मेटल्स की चमक बरकरार है और स्टील कंपनियों में ज्यादा जोर फिर से दिखाई दे रहा है। टाटा मेटालिक्स, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू जैसे काउंटर्स तेजी में, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक में भी हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम एक्शन के साथ कारोबार आज दिखाई देने लगा है। सरकारी बैंकों में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसमें एक ओवरसाइट कमेटी के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जो एनपीएस पर खास पहल सरकार करना चाहती है। तो तमाम स्टॉक्स हैं जो सरकारी बैंक है जहां पर हमने देखा काफी इंटरेस्ट, काफी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। कैबिनेट में एक और चर्चा होने वाली है फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी हुई कि इन कंपनियों को ज्यादा सब्सिडी दी जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या मूव है। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, आईसीएफ जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं 14-15% की बढ़त आज के ट्रेड में। मिड कैप जो आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं सुबह से, काफी इंटरेस्टिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बालाजी टेली 6.5% ऊपर, केसी इंटरनेशनल में हमने देखा एक अच्छा मूव है। बिरला कॉप, भारत बिजली, कोहिनूर फूड जैसे काउंटर्स हैं जहां पर जोरदार तेजी बनती दिखाई दे रही है। अब क्योंकि निफ्टी कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की कोशिश कर रहा है, साथ क्या क्या दे रहा है? एसीसी 2% ऊपर, एनटीपीसी में 2% का उछाल, एलएनटी, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयरों में खरीदारी के अंश। और आइए आपको बताते हैं अब चार्ट पे बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है। आज आप देखिए तो निफ्टी एक दायरे में आपको घूमता हुआ नजर आएगा, करीबन 9150, 9200 का एक मोटा दायरा है। लेकिन हम जो चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी बैंक का है और ये निफ्टी बैंक का चार्ट मुझे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आया, इसलिए आज हम इस पर नजर डाल रहे हैं। निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं एक अपवर्ड चैनल के अंदर फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर अगर आप देखें तो पिछले सेशन में हमने कल के दिन जो आखिरी मिनटों में बहुत अच्छी तेजी देखी थी, यहां अपर एंड पे थोड़ा सा अटका और यही वजह है शायद कि आज हल्की कमजोरी देखने को मिली है।
अब अगर आज का पूरा दिन भर का ट्रेड देखें तो हम कल के दायरे में ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आज का मूवमेंट थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट है। जब तक इस लेवल से 21,400 के नीचे नहीं आता तो कोई शॉर्टिंग का मौका तो नहीं बनता। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर नजर आ रहा है, थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो हम इमीडिएट रेंज देख रहे हैं 21,100 के आसपास नीचे और ऊपर 21,700-800 में भी, तो उसके अपर एंड की तरफ थोड़ा सा है। और इसका मतलब यह है कि सीरीज की शुरुआत में ऊपर की तरफ अटकने का एक खतरा बनता है। ये बात इसलिए और भी मुझे ज्यादा भरोसे के लायक दिखती है क्योंकि आप देखिए ये RSI अगर हम अब यहां पे डालते हैं तो हम जहां निफ्टी बैंक में नए हाइज बनते हुए देख रहे हैं, ऑसिलेटर्स में लोज बन रहे हैं, लोअर टॉप्स बन रहे हैं। और ये संकेत कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, एग्जॉशन का संकेत दे रहा है, निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होने का संकेत दे रहा है। और ये शायद बाजार को अगले कुछ दिनों के लिए अगर करेक्शन ना भी दिलाए तो साइडवेज में रख सकता है निफ्टी बैंक को और निफ्टी को भी, मुमकिन है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और शायद जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि निफ्टी स्ट्रैडल शायद काफी बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है। लोगों को लगता है कि बाजार थोड़े वक्त के लिए हफ्ते 10 दिन साइडवेज चलेगा, तो इस दौरान आप थीटा खा सकते हैं, टाइम वैल्यू का फायदा उठा सकते हैं ऑप्शंस बेचकर। अगर आप दोनों तरफ कॉल और पुट बेचकर चले तो ये स्ट्रैटेजी शायद इसी वजह से हो रही है। इस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय भी आगे लेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ओवरऑल मार्केट का मूड आज कैसा है। कल के मुकाबले कम बुलिश है, ये तो साफ है। कल हम 65 के आसपास देख रहे थे, हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आज 57 पे है, पर नेट पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे होगा, निफ्टी पे दबाव है, लेकिन ब्रॉड मार्केट में वॉल्यूम खरीदारी की तरफ ही है, लॉन्ग बन रहे हैं, शॉर्ट नहीं बन रहे। ये सारा कुछ हमारा ये फेयर एंड ग्रीड मीटर आपको बताता है और ये साफ तौर पे बता रहा है कि बाजार में आज भी पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल नहीं रहे हैं। जी हाँ, काफी ट्रैक्शन देखने को मिला। और प्रदीप, हमने देखा भी है कि आज के जो नए एंट्रेंस थे, लंबी लिस्ट है जो वायदे बाजार का हिस्सा बने हैं, वहां पर भी जोरदार हरकत देखने को मिल रही है। हालांकि एक स्टॉक है इन्फीबीम जिसकी पिटाई भी हो रही है, लेकिन आप बाकी कैंडिडेट्स देखिए, कैपिटल फर्स्ट हो, रिलायंस डिफेंस हो, इन सब में काफी इंटरेस्ट आया है, काफी खरीदारी हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस खड़ी हुई हैं उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? पहले इस पर एक कॉल ले लेते हैं। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, PSU बैंकों में तो खरीदारी है लेकिन इंडेक्स पिट रहा है, क्या किया जाए? जी, यहाँ से जो एक लार्ज कैप बैंक्स में जो एक मूवमेंट दिखाई पड़ रही है, खासकर एसबीआई ने एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था 280 टू 285, वो एक रेजिस्टेंस जोन उसने जो पार किया है, यहाँ से मेरा टारगेट है एसबीआई का, ये सीरीज के लिए मेरा टारगेट 320 के आसपास है। तो इसके चलते मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट कॉल तो नहीं दे सकता, तो मेरे ख्याल से यहाँ से बैंक निफ्टी लिया जा सकता है और करीब 22,000 के टारगेट्स के लिए एम किया जा सकता है। ओके, आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशंस ली जा सकती हैं। कुछ और काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन है आज और हरकत भी, उस लिहाज से IOC ऑफ कोर्स ये अब क्योंकि इंडेक्स का हिस्सा बन रहा है, निफ्टी में शरीक हुआ है तो तेजी आएगी, लेकिन 3% ऊपर है, क्या और खरीदारी करेंगे? बिल्कुल IOC में खरीदारी करेंगे। एक चीज नजर आई थी, ये जो रोल ओवर्स हुए थे मार्च टू अप्रैल में, इसमें जो सारे के सारे जो OMCs थे उसमें शॉर्ट रोल ओवर्स नहीं हुए थे, तो इसके चलते बिल्कुल सारे के सारे OMCs और हालांकि IOC में भी तेजी की जा सकती है। और यहां से शॉर्ट टर्म में अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक 397 के टारगेट के लिए तेजी की जा सकती है और 383 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। लगे हाथ आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी कॉल दे दीजिए क्योंकि इसे इग्नोर नहीं कर सकते आज के मूव में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा कि एक बड़े कंसोलिडेशन 4-5 इयर्स के कंसोलिडेशन से बाहर निकला स्टॉक, तो यहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉन्ग टर्म टारगेट 1450 पकड़ के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस के चक्कर में तो मेरे ख्याल से 1260-1270 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 1450 के टारगेट पकड़ के चले रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। इसके अलावा अगर हम देखें इस वक्त कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी खासी मजबूती बनती हुई नजर आ रही है और जो हम कह सकते हैं कि शायद मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, कुछ एक और सेक्टर्स और स्टॉक्स, तो उनमें आप इन्फोसिस में एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए पिछले कुछ मिनटों के दौरान देख रहे हैं। तकरीबन 1.5% के आसपास का एक स्विंग हमने देखा है पिछले आधे घंटे में और वॉल्यूम अबव एवरेज है। क्या लगता है आपको?
इन्फोसिस एक 1000 का जो है वो एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब भी ये 1000 के नीचे जाता है तो वहां से सेम डे और अनदर डे एक अच्छी फॉलो अप बाइंग आ जाती है। तो लेकिन इसकी जो अपसाइड है वो भी एक 1040 के आसपास कैप्ड है। तो यहां से अगर एक बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड किया जा सकता है। छोटा ट्रेड है लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड है कि 1000 के नीचे जाए, 1000 के आसपास आए तो एक 1% का स्टॉप लॉस लेकर के बाय कर लें और 1040 के आसपास आए तो उसे प्रॉफिट बुक कर लें। साउथ इंडियन बैंक एक और स्टॉक अगर आप नजर डालें, करीब 5-5.5% का उछाल इस वक्त हम देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है और क्योंकि बड़ा डेवलपमेंट है, इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने एनपीएस बेचे हैं तो उस लिहाज से थोड़ा हल्का हुआ है, बैलेंस शीट पे दबाव घटा होगा। क्या लगता है जी? जिस हिसाब से साउथ इंडियन बैंक में एक ओआई बिल्डअप है और जिस हिसाब से ये आज रन अप दिया है इसने, मेरे ख्याल से ये 23 के टारगेट के लिए इसे एम कर रहा है स्टॉक। और यहाँ पे करीब करीब एक 20 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 23 का टारगेट लेके चले तो ये काफी अच्छा ट्रेड है। शुक्रिया सुमित, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार पर 9188 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ इनफैक्ट अपने क्लोजिंग हाईज को के पार निकलता हुआ सेंसेक्स भी दिखाई दे रहा है जो 29,681 के लेवल्स पर है। 83 के लेवल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आते हुए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे हमारे साथ कुछ और जानकार जुड़ेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। 30 अंकों की बढ़त पर इस समय कर रहा है कारोबार सेंसेक्स और निफ्टी 9186 के लेवल्स पर। लेकिन आज पूरा जोश जो है वो मिड कैप इंडाइसेस में ही देखने को मिला है। 83 अंकों की बढ़त ये अब सूचकांक दिखा रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हाईस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ हमारे दो जानकार जुड़ रहे हैं। मानव चोपड़ा से बात करेंगे टेक्निकल्स पर और विजय चोपड़ा आपको बताएंगे कि फंडामेंटल स्थिति कैसी दिख रही है बाजार की। विजय जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, फिलहाल इस सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी नरम जरूर हुई है, लेकिन जैसे पहले भी जानकार कह रहे थे कि शायद एंटिसिपेशन होना चाहिए 9300 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्रेडिट पॉलिसी, रिजल्ट सीजन, इस सब में आपको क्या पोटेंशियल लग रहा है कि बाजार को सहारा देंगे और हाईस की तरफ हम बढ़ते दिखाई देंगे या फिर 9300 के लेवल्स तक पहुंचेंगे? मुझे लग रहा है हर्षदा कि 9300 का स्तर बाजार जरूर छुएगा। 9300 ही नहीं, 9400 का भी स्तर मुझे लगता है मार्केट छूने का दमखम रखता है। जिस तरीके से रोलोवर्स के स्टैटिस्टिक्स हैं, जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिख रही है मिड कैप इंडेक्स में, जिस तरीके से बैंकिंग में स्ट्रेंथ दिख रही है, मुझे लगता है कि काफी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है मार्केट की और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, डोमेस्टिक फंड्स की या इंटरनेशनल फंड्स की बात करें, FIIs की, पैसा बहुत आ रहा है मार्केट्स में और जब भी लिक्विडिटी होती है मार्केट में तो वो लिक्विडिटी ड्राइव करती है। तो यहाँ से 100-150 पॉइंट की तेजी मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी मार्केट्स के लिए। हाँ, जब भी बाजार 9200 के आसपास जाता है तो थोड़ा बहुत थकान के सिग्नल्स देता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बम्पी राइड हो, बट संभवतः आपको एक आध सीरीज के अंदर ही 9300 क्रॉस होता बाजार दिखेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो डेफिनेटली है और हम देख भी रहे हैं कि कुछ कुछ सेक्टर्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। बैंकिंग में खास करके फर्टिलाइजर क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां पर तेजी है। मेटल्स में कुछ तेजी बनती हुई दिख रही है। तो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में, स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है और मुझे लगता है अप्रैल सीरीज एक अच्छी सीरीज रहेगी बाजारों के लिए। लीड कर रहा है देखिए इसको RIL, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैंने पहले भी एक बात कहा था, जब RIL ने अपना 9 साल 10 साल का एक ब्रेकआउट दिया था तो उसी समय से मैं बोलता आ रहा हूं कि 1500 के टारगेट के लिए रिलायंस को लिया जा सकता है और अभी भी मैं उस स्टेटमेंट पर बरकरार हूं कि संभवतः आपको ये 1500 जाता हुआ दिखेगा। जिस स्पीड से चलता है, आज भी 4% 5% की तेजी देखने को मिल रही है रिलायंस में, तो आपको बहुत जल्दी ये 1500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि 1-1.5 महीने में ही हमें वो स्तर दिखे। देखिए, आज तो मुद्दा यह है कि कितने लोग हैं जिन्होंने जियो प्राइम में कन्वर्जन किया होगा। इस आंकड़े का इंतजार है, आखिरी दिन है आज। किस तरह की उम्मीद बाजार लेके चल रहा है? कई तरह की रिपोर्ट्स हमने देखी हैं। अब ये 4-5% की तेजी क्या बता रही है आपको? कितने सब्सक्राइबर बेस के साथ शुरुआत हो रही है? देखिए, कुछ डेटा जरूर आया था कि लगभग आधे लोगों ने कन्वर्ट किया है जियो प्राइम में,
एग्जैक्ट डेटा का डेफिनेटली इंतजार हम करेंगे। मगर एक चीज आप मानिए, जो गेम है प्राइमरली इस समय रेवेन्यूज का नहीं है, इस समय आईबॉल्स का गेम है, इस समय नंबर्स का गेम है कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बेस को ऐड करा जा पाएगा तो वो बेहतर होगा। दूसरी चीज, वॉइस के जो रेवेन्यूज हैं वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में खत्म होते दिखेंगे और सारी की सारी जो कहानी चलेगी टेलीकॉम क्षेत्र में वो डेटा के ऊपर चलेगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके का जियो प्राइम में उन्होंने ऑफर निकाले हैं 300 रुपए में जो 28 GB का जो प्लान रिलायंस ने दिया है और दूसरे कंपनीज भी फॉलो कर रही हैं उसको, बट आई थिंक दे हैव डन अ स्टुपेंडस जॉब इन द लास्ट 6-7 मंथ्स एज फार एज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स गो। इस देश के कोने कोने में मैंने लोग देखे जो रिलायंस के सिम बेच रहे थे और लोगों ने जो दे रहे थे और लोगों ने वो स्वीकार भी किए और मुझे लगता है सब्सक्राइबर बेस ऐड करने में काफी सक्षम रही रिलायंस। तो जो ये लड़ाई है कुछ 2-3 मेजर प्लेयर्स के बीच में रह जाएगी और डेफिनेटली जब एक सब्सक्राइबर बेस स्ट्रांग होता है और जिस तरीके की स्ट्रैटेजी रिलायंस की होती है, जब वो पहली बार कर लो दुनिया मुट्ठी में 500 रुपए के फोन के साथ उन्होंने लॉन्च किया था, इसी प्रकार का रुझान पब्लिक की तरफ से देखा था और एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस ऐड किया था। तो कहीं ना कहीं अब ये सब्सक्राइबर बेसिस की लड़ाई है और रिलायंस ने बहुत अच्छा काम किया है एटलीस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स को एक्वायर करने में। तो आरपूस भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। मुझे लगता है डेटा की तरफ ज्यादा रुझान होगा कंपनीज का रादर देन फोकसिंग ऑन वॉइस। जी हाँ, तो टेलीकॉम में डेटा ही बड़ा फैक्टर रहेगा और अब देखिए आज नंबर्स बेहतर रहेंगे इस अपेक्षा में काफी तेजी हो चुकी है आरआईएल के शेयर में। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिसमें हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही है। इसमें टेक्नोलॉजी काउंटर शामिल है। इन्फोसिस अब पिछले 20 मिनटों में 1% का उछाल दिखा रहा है। टेक महिंद्रा में ही यही चाल आती हुई और देखिए आप पावर ग्रिड में 1% से ज्यादा का उछाल। भारतीय लगभग 1% टूट रहा था, इसमें भी निचले लेवल्स पर हो रही है खरीदारी। लेकिन टेक्नोलॉजी में जो मूव्स हैं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इस पर राय लेंगे। मानव बताइए, अगर एक शेयर लेना हो जहां पर शायद शॉर्ट पोजीशंस कट रही हैं, कवर हो रही हैं इन टेक मेजर्स में, क्या लेंगे आप? क्या पोजीशन होगी आपकी? एक्चुअली अगर चार्ट का सेटअप देखें फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, कहीं ना कहीं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं, बट टॉप पिक डेफिनेटली इन्फोसिस रहेगा बिकॉज इन्फोसिस हैज बीन अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर वीजा वी टेक महिंद्रा। इन्फोसिस का अगर हम चार्ट की बात करें तो स्टॉक रिसेंटली आज का अगर बात करें तो इंट्राडे बेसिस में जिस तरह हमने ब्रेकडाउन देखा है वहां से जिस तरह शार्प रिवर्सल आया फ्रॉम इट्स लोज ऑफ 1010 एंड इसके पहले भी 1010 के आसपास सपोर्ट लेवल्स बहुत अच्छी तरह से रहे हैं। सो फॉर द नियर टर्म आई थिंक स्टॉक वापस अपना अपट्रेंड डेफिनेटली रिज्यूम कर सकता है बिकॉज स्टॉक ने अभी तक अपने वीकली सपोर्ट्स के ऊपर ही ट्रेड करा है। इवेंचुअली आई थिंक इन द नियर टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वी विल सी इन्फोसिस क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 1020 एंड 1120। सो करंट लेवल्स में भी स्टॉक को लिया जा सकता है बिकॉज करीब लास्ट 10 से 15 दिन में स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रेड के ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। सो 1000 के आसपास अगर स्टॉप लॉस भी रखे चले पोजिशनल का, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी करंट लेवल्स में फेवरेबल है। ओके विजय, देखिए स्टॉक में जहां आज पहली बार शॉर्ट करने का मौका मिला है इन्फीबीम में, तो लोग तगड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। 19-20% नीचे है। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर के पी पर चलता है ये स्टॉक और मुश्किल से पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत मुनाफे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दी है कंपनी। क्या लगता है आपको यहां से? देखिए, इंटरनेट बेस्ड जो कंपनीज हैं, चाहे वो जस्ट डायल रही हो, इन्फीबीम हो, तो वहां पर रेवेन्यू मॉडल्स के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर है। हमने देखा जो स्नैपडील का हाल हुआ, जो फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशंस का भी हुआ, तो ये वैल्यूएशन गेम कहीं ना कहीं अब डिमिनिश होता दिख रहा है, खत्म होता दिख रहा है और जहां पर इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस हैं बाजार उसको करेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इन्फीबीम जा रहा है और हो सकता है कि यहां से भी थोड़ी और गिरावट दिखे, आपको 800 की तरफ जाता हुआ स्टॉक दिखे। मुझे लगता है कि फर्दर भी यहां से डाउनसाइड आ सकती है और जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल्स हैं उनको कहीं ना कहीं रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ दिखानी होगी टू मेंटेन दोज वैल्यूएशंस। आपने कहा कि 100 की पीई पे ये काम करता है और कोई भी स्टॉक जो 20-22 की पीई के ऊपर ट्रेड होता है उसको जनरली, जैसे मैं कंजर्वेटिवली अगर किसी बैलेंस
बैलेंस शीट को देखूं तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगने लग जाता है। और जहां पे 100 की पीई हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बात हो जाती है किसी की कंपनी की वैल्यूएशन पे। बट अगेन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ग्लोबली ज्यादा वैल्यूएशन अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो अलीबाबा हो चाहे वो फेसबुक हो। बट अगेन इट हैज टू बी बैक्ड बाय रेवेन्यूज एंड दीज कंपनीज हैव टू सेट देयर हाउस इन ऑर्डर, दे हैव टू शो रेवेन्यूज, कंसिस्टेंसी इन देयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस। तो आई थिंक यहां से भी थोड़ी और गिरावट हो सकती है। आज मुझे लगता है बड़े लेवल पे, क्योंकि ये एफएनओ में इंक्लूड हुआ है, तो बड़े लेवल पे शॉर्टिंग इसमें हुई है फ्यूचर्स में। तो आई थिंक कि थोड़ी सी और गिरावट यहां से बाकी है। आपने कुछ देर पहले कहा था फर्टिलाइजर में आपको पोटेंशियल दिख रहा है, कौन से शेयर आप प्रेफर करेंगे विजय लेना? क्योंकि आज देखिए कैबिनेट में भी शायद एक इम्पोर्टेंट मूव आ सकता है इन कंपनियों के लिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कंपनीज लाइक आरसीएफ, कंपनीज लाइक चंबल फर्टिलाइजर्स, ये कंपनियां अच्छा करेंगी। एनएफएल, ये कंपनियां अच्छा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने का अगर आप ग्राफ उठा के देखें तो कुछ एक कंपनीज ने 20 से 30% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, और मुझे लगता है कि इतना ही रिटर्न अभी ये और दे सकती हैं यदि कोई साल 1.5 साल की अवधि तक इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहे। और आई थिंक सो अगर मॉनसून ने थोड़ा भी सपोर्ट किया इस साल तो फर्टिलाइजर कंपनी शुड डू गुड। और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ही कॉमोडेटिव स्टैंड है जहां तक एग्री सेक्टर की बात है या फर्टिलाइजर कंपनीज का स्टैंड है। तो मुझे लगता है कि कंपनीज लाइक आरसीएफ दे शुड डू गुड एंड चंबल फर्टिलाइजर एज आई मेंशन्ड अर्लियर। अभी भी आप लेने की सलाह देंगे क्या? लेकिन बिल्कुल, मुझे लगता है कि चंबल अभी फिलहाल 95 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। आरसीएफ मुझे लगता है कि करीब 95 to 100 तक जा सकता है, तो इसमें अभी भी स्टीम बाकी है। कैपिटल फर्स्ट एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं जमकर खरीदारी हो रही है, और ये इनफैक्ट वायदे में आज से ही जुड़ा है, तो कुछ एंथुजियाज्म जरूर है शेयर में। 7% ऊपर। मानव बताइए यहां से आगे और कितनी तेजी के आसार दिख रहे हैं? 800 पर आ चुका है शेयर। इनफैक्ट अगर हम देखें भी तो स्टॉक काफी टाइम से एक बहुत अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में रहा है। करीब अगर इसका पैटर्न्स भी हिस्टोरिकली देखें तो स्टॉक एक शार्प रैली देता है, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन का कंसोलिडेशन एंड अगेन अ शार्प अप मूव एंड स्टॉक वहां से मूव करता है। सो आई थिंक अगर हम ये पैटर्न को भी ध्यान से देखें तो करीब पिछले हफ्ते स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन पे था एंड वहां से हमने एक ब्रेकआउट देखा एंड वहां से एक अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज अपसाइड जा रहा है। सो आई थिंक स्टॉक अगर आप ऑल टाइम हाईस भी देखें तो 799 और 800 के आसपास रेजिस्टेंस है। आई थिंक वो बहुत इजीली ब्रेकआउट हम देख सकते हैं इवेंचुअली इन हैपन इन नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। बट करंट लेवल्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर एनी नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा, बट जो लॉन्ग पोजिशन लेके बैठे हैं तो उनके लिए मैं राय दूंगा कि एटलीस्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली स्टॉक में बना ले। 765 770 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ 760 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। बट अपसाइड जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में हम टारगेट भी देखेंगे इसका 860 और 875 का रहेगा। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल आपके लिए निकल कर आती हुई। साथ ही यहां पर अगर हम देखें आज एक जो खास फोकस एरिया है, हालांकि हमने बात की कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, अभी 150 पॉइंट नीचे ही है। एसबीआई जरूर आज नए हाइज बनाने में कामयाब रहा है और रिलायंस के साथ साथ ये भी एक मजबूत स्टॉक दिखाई देता है। लेकिन विजय अगर आप देखें तो जो सबसे अहम खबर पे जिस पे नजर है कि आज कैबिनेट की बैठक के एजेंडा में एनपीए रेजोल्यूशन को शामिल किया गया है। अब जानकारी जो निकल कर आ रही है कि एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जा सकती है और बैंकर्स काफी वक्त से एक ओवरसाइट कमेटी की बात कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि बैंकर्स को डर है कि अगर वो कम कीमत पे कोई भी एनपीए बेचते हैं तो आगे चलकर उनकी जांच पड़ताल होगी, बैंकर्स की पेंशन रोक दी जाएगी जब वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस डर से बचने के लिए ये ओवरसाइट कमेटी किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव करे, उसकी जांच पड़ताल करके उसकी सहमति दे दे, तो फिर बैंक चेयरमैन के ऊपर इसकी जिम्मेदारी ना आए, ये उम्मीद की जा रही है। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और इसको देखते हुए क्या फिर आज आप सरकारी बैंकों में खरीद की राय देंगे? प्राइवेट में नहीं, वो तो चल ही रहे। देखिए, 2-3 बुनियादी मुद्दों पे मैं टच ऑन करना चाहता हूं। नंबर 1,
जिस तरीके से लोन पहले बांटे गए, काफी रेकलेस तरीके से हैंडल की गई बैंकों की बैलेंस शीट, और यही कारण था कि एनपीएस हुए। मैं ये नहीं कहता कि बैंकर्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर कोई कंपनी डिफंक्ट हो गई। ये ताली दोनों हाथों से बजी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हमने इस बात पे एक्शन भी देखा है बैंक्रप्सी लॉ के आने के बाद। मुझे लगता है कि ये बैंकों के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी चीज, जिस तरीके से भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एनपीएस का रेजोल्यूशन किया जाए और एनपीएस को कहीं ना कहीं एक अच्छे दाम पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को दिया जाए। देखिए, एनपीए में भी एक एसेट होता है, एक वैल्यू होती है। वो एसेट वैल्यू एक डिमिनिश्ड वैल्यू जरूर हो सकती है, मगर वो जीरो नहीं हो सकती। तो जो एसेट राइट ऑफ करा जा चुका है, जिसकी वैल्यू आज नहीं है बैलेंस शीट पे, वो एनपीए हो चुका है। मैं कहता हूं अगर उसकी आधी कीमत भी मिल जाती है या 40% कीमत भी मिल जाती है तो भी बैंकों के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज, अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंसुलेट करने की कोशिश की जाए बैंकर्स को, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करने का, मगर कई बार मार्केट एनवायरनमेंट इतना रैंसेड होता है, इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कंपनियां कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर जाती हैं। तो उसके चलते मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए किस तरीके से सदन में बातचीत होती है, क्या चीजें आती हैं। और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सरकारी बैंक, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी अंडर वैल्यूड है। सो यू कैन पिक अप बैंक्स लाइक ओरिएंटल बैंक, मुझे सिंडिकेट बैंक जैसे बैंक बहुत अच्छे लगते हैं, आंध्रा बैंक जैसे बैंक बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें तेजी बन सकती है। इवन पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सारे बैंक्स हैं कहीं ना कहीं इनमें ये अंडर वैल्यूड है। काफी सारे सरकारी बैंक आप देखेंगे अपनी बुक वैल्यू के आसपास या उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पास वैल्यू नहीं है। जिस तरीके का बैंकिंग रेवोल्यूशन हुआ है पिछले 2-3 सालों में, मोदी सरकार ने बहुत कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया जाए, जनधन अकाउंट्स आए, जनधन अकाउंट्स में जिस तरीके के डिपॉजिट्स आए, तो आई थिंक बैंक्स आर फ्लश्ड विद फंड्स, नंबर 1। सेकेंडली, जो आगे कदम उठाए जाएंगे एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए, और दूसरा लोन्स को अवेलेबल कराना एसएमई सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस जो होने चाहिए वो रखें। मुझे लगता है कि बैंक शुड डू अ गुड जॉब इन द नेक्स्ट 5 years। सो सरकारी बैंकों पर तो ऑल आउट मैं कहूंगा कि आई थिंक कि काफी अच्छी तेजी बन सकती है। यहां से कुछ स्टॉक आपको डबल होते हुए भी दिखेंगे आने वाले 3 से 4 सालों में। ओके, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या लेना चाहिए ये भी जानेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और 3 बज चुके हैं। हर रोज 3 बजे हम आपको बताते हैं निफ्टी पे क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। इस वक्त अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत, यानी यूरोप के बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो खास नहीं है, थोड़ा दबाव देखने को मिला है। ऐसे में हमारे बाजार, जहां बैंक निफ्टी दबाव में है पर निफ्टी और सेंसेक्स तेजी के मूड में है, क्या करना चाहिए आपको? आदित्य अग्रवाल वे टू वेल्थ के निफ्टी पर सेल कॉल दे रहे हैं 9225। यह है इनका स्टॉप लॉस का लेवल। 9140 के टारगेट 2 दिनों में आने की है उम्मीद। वहीं रवि सिंह एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निफ्टी पर सेल कॉल दे रहे हैं, कन्विंस नहीं है कि यहां से मोमेंटम बढ़ेगा। इन्होंने स्टॉप लॉस 9235 का रखा है और टारगेट दिया है 9140 का अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। मानव चोपड़ा हमारे साथ है। मानव, बताइए आपकी निफ्टी पर क्या कॉल है? देखिए, जो करंट स्ट्रक्चर है मार्केट का डेफिनेटली पॉजिटिव है, एंड अगर हम देखें भी तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक नया वीकली क्लोज के ऊपर बंद हो रहा है। सो मोमेंटम के साथ ही जाना चाहूंगा। आई थिंक करंट लेवल्स में निफ्टी थोड़ा ऊपर है 9186 के आसपास, में भी 9150 9170 के आसपास मिले तो बाय ऑन डिप्स करने की सलाह रहेगी। 9120 का स्टॉप लॉस है, एंड अपसाइड जो टारगेट देखते हैं 9300 का है। ओके, बागले साहब। प्रदीप, आफ्टरनून मैं भी बाय करके चलूंगा। 9140 के स्टॉप लॉस रखना होगा और टारगेट होगा 9270। ओके, 9270 ये टारगेट लेकर चल रहे हैं बागले साहब फिलहाल तेजी के मूड में। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बाजार की तेजी बरकरार रहेगी। इस वक्त 10 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, हालांकि निफ्टी बैंक करीब 150-160 पॉइंट का नुकसान दिखा रहा है। खास तौर पे नजर डालते हैं कुछ स्टॉक्स पे जिनमें हमने आज हलचल देखी है अच्छे वॉल्यूम के साथ और नए हाइज बनाने वाले शेयर्स की जैसे हम बात कर रहे थे। एसबीआई और आरआईएल ये 2 बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने नए हाइज बनाए हैं। इनके अलावा वेदांता एक और बड़ा स्टॉक जहां पर हमने नए हाइज बनते हुए देखे हैं, और केन इंडिया में भी नए हाइज बने हैं आज के दिन। मानव, क्या लगता है इन दोनों में भी तेजी करने का मौका है, केन और वेदांता?
एक्चुअली अगर हम केन इंडिया के चार्ट्स देखें तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज कंजर्वेटिव सीरीज ऑफ हाई टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहे हैं। रिसेंटली स्टॉक ने भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करके करीब 300 के ऊपर जिस तरह हम वीकली मंथली क्लोज देखेंगे, आई थिंक स्टॉक के लिए अगला हफ्ता काफी अच्छा रह सकता है। एंड ऑल्सो काफी इंपॉर्टेंट बात यह है देखने वाली कि जो क्रूड गिरा है रिसेंटली पीक ऑफ 54 से कहीं ना कहीं 48-49 के आसपास बॉटम हो गया। एंड रिसेंट जो हमने कंसोलिडेशन देखा है क्रूड में, आई थिंक उसके चलते वापस क्रूड 54 के लेवल्स टेस्ट करेगा, तो डेफिनेटली केन को उसके होने से काफी फायदा होगा। सो नियर टर्म पर्सपेक्टिव में आई थिंक केन को अगर 1 वीक का होल्डिंग पीरियड से ट्रेड किया जाए तो आई थिंक 4 to 5% अपसाइड हम देख सकते हैं। जिस तरह का लेकिन बाजार में मूड बना है, सुनील सुब्रमण्यम साहब की भी राय ले लेते हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ। सुब्रमण्यम साहब, फोकस किस पर रहेगा, क्योंकि आज फिर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में काफी एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक्स में वो ओवरसाइट कमेटी के गठन या फिर उस पर कुछ और खुलासा आएगा। एनपीए रेजोल्यूशन मामले में तो एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या यही थीम्स जो हॉट है इस समय, उसी पर फंड्स भी फोकस कर रहे हैं, वहीं पर ज्यादा एलोकेशन बढ़ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास भंडार है लिक्विडिटी का, क्योंकि एसआईपीज रूट के थ्रू और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो अगर खरीदारी करनी हो तो एक तरफ कंजम्पशन ऐसे सेक्टर हैं जहां पे क्या है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया है टॉप लाइन और बॉटम लाइन की, मगर वैल्यूएशंस भी बढ़ गए हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस। तो वो एक चीज होती है। सेकंड, आप लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप स्पेस में आप देखेंगे तो क्या है कि एफआईएस की फ्लोज जो अभी वापस रिबाउंड हो गई है पोस्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स, तो वो भी ज्यादातर लार्ज और लार्ज मिड कैप के स्पेस में जाके डिप्लॉय हो रहे हैं, तो वहां पे भी वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गए हैं। मगर मिड और मिड स्मॉल कैप स्पेस में, और जैसे आपने बताया पीएसयू बैंकिंग ऐसे स्पेस में अभी भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि एनपीए के डर के कारण या फिर इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल साइकिल प्राइवेट सेक्टर की ओर से अभी तक रिवाइव पूरी तरह नहीं हुई है, उसके कारण यहाँ के जो स्टॉक्स है वो थोड़ा वैल्यूएशन में नीचे लेवल पे ही है। तो अगर फ्रेश पैसा एक 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में, जो कि होता है म्यूचुअल फंड का आउटलुक, अगर डिप्लॉय करना हो तो ऐसे वैल्यूएशन जहां पे लो है मगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर दिखते हैं, तो उसमें ही हम ज्यादा एक रिटर्न इन्वेस्टर्स को भी दिलवा सकते हैं। तो जैसे आपने कहा वो सही है कि जहां पे भी एक वैल्यूएशन में भी प्ले है और जहां पे फ्यूचर की आउटलुक, अभी पीएसयू बैंक्स की जिक्र आपने की, वहां पे सिचुएशन क्या है कि एक तरफ एनपीएस पे गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है, तो कुछ ना कुछ उपाय उधर से निकलेगा। सेकंड, उनके पास जनधन योजना के कारण और ये डिमोनेटाइजेशन के से नए पैसे जो आए रूरल और सेमी अर्बन में, वो ज्यादातर पीएसयू बैंक्स के हाथ में आए हैं। तीसरी चीज है कि गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि मर्जर्स और कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग स्पेस में भी वो ध्यान देंगे। तो मर्जर्स में क्या होता है कि एक तरफ वीकर बैंक आज वैल्यूएशन में बहुत कम होगी, मगर अगर उसके स्ट्रांगर बैंक के साथ मर्ज हो गया तो समझिए कि उसकी जो पूरी पोर्टफोलियो है वो न्यू वैल्यूएशन पे जाके बैठ जाएगी। तो इसमें से प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगा अगर सही तरह से आप एक गुड क्वालिटी बैंक को चुनते हैं मार्केट में। ओके, सरकारी बैंकों पे आप बुलिश जरूर हैं, लेकिन सुब्रमण्यम साहब ये बताइए कि हमने इसके पहले भी देखा है बहुत सारी अलग अलग योजनाएं आरबीआई ने बना के दी, S4A आया, उसके पहले SDR आया, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही। अब ये ओवरसाइट कमेटी की बात आज निकल कर आई है, शायद कैबिनेट कोई फैसला ले लेगी, तो क्या ये फाइनल आपको एक रिजल्ट देने वाला स्टेप होगा क्या? क्योंकि अभी तक तो हम बातें ही सुन रहे हैं। नहीं, ये भी बातें ही होगी, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल स्टेप देखिए जो काम वाली बातें दो, एक है मर्जर और कैपिटल इन्फ्यूशन, और दूसरी बात है एक बैड बैंक, आपने सुना होगा बैड बैंक गुड बैंक का एक बनवाना। यानी बैड बैंक माने ये पूरे के पूरे जो एनपीएस बहुत इम्पेयर हो गए हैं, जहां पे रिकवरी की शॉर्ट टर्म में कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे एसेट्स को अगर एक बैड बैंक क्रिएट करके वहां पे लगा दे तो प्राइवेट इक्विटी स्पेस में और वेंचर कैपिटल स्पेस में बहुत से ऐसे है एसेट रिकंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, तो बैड बैंक को भी एक अच्छा वैल्यूएशन तो मिलेगा, और नॉर्मल रनिंग ऑफ ये बैंक्स जो गुड बैंक हम कहते हैं वो सही चलेगा। तो एक अल्टीमेट स्टेप जो होना चाहिए वो होगा एक क्रिएशन ऑफ अ नेशनल वेल कैपिटलाइज्ड बैड बैंक, जहां पे सब ये इम्पेयर्ड एनपीए वाले एसेट्स को शिफ्ट कर देंगे, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो बैंक से एक बायस एरिया रह सकता है, फोकस रखिए, यहाँ पर मौके ढेरों हैं, बस आपने सही शेयर चुनना है तो फायदा जरूर आपके हाथ लगेगा। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी 180 पॉइंट
टूट चुका है। आपको बता दें वीकेस्ट शेयर कौन सा है इस पूरे इंडेक्स में, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में हमने लास्ट देखा था खरीदारी हो रही थी। HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस जैसे काउंटर्स, HDFC जैसे काउंटर्स पर काफी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटक में तेजी है। HDFC, ICICI बैंक, कोई शॉर्ट लायक कैंडिडेट इस समय बागले साहब? अर्शदा, मैं समझता हूँ ये करेक्टिव मूव है। मैं शॉर्ट करने के लिए अभी भी वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट हम जाएंगे, नीचे में वापस बाइंग उभर कर आ सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नजर डालेंगे तो कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना ऑटो सेक्टर के लिए जोरदार रहा है। कम से कम BS3 वाली गाड़ियां तो बहुत बिकी हैं, लेकिन ऑटो कंपनियों के बिक्री आंकड़े कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सोनम मेहता आप जुड़ चुके हैं। सोनम, बताइए। जी हाँ, मार्च महीने के आंकड़े बेहतरीन रहने वाले हैं। बेहतरीन रहा है ये पूरा महीना इन कंपनियों के लिए। सबसे पहले तो पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर मोमेंटम बना रहा है नए लॉन्चेस के कारण, और साथ ही डिमोनेटाइजेशन के बाद रूरल मार्केट में एक जबरदस्त रिकवरी आई है, तो इसके कारण पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को सपोर्ट मिल गया। वही जैसे आपने कहा, अप्रैल 1 तारीख से भारत स्टेज 3 कंप्लायंट गाड़ियों का बैन जो हुआ है, उसके पहले एक जबरदस्त प्री बाइंग देखने को मिली और उसका फायदा टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल स्पेस को मिला है। और यही नहीं, सिर्फ फेस्टिव सीजन भी रहा है, गुड़ी पाड़वा और नवरात्रा, और इसी का भी फायदा इन तीनों सेगमेंट्स को मिलता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मारुति के आंकड़े फिर से आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। बलेनो, इग्निस को जबरदस्त रिस्पांस मिला है, तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। M&M की बात करें तो जो रूरल मार्केट में रिकवरी आई है उसका फायदा मिलेगा। ट्रैक्टर बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स के केस में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक जबरदस्त बूस्टअप दिखाई देगा। टियागो और हेक्सा को मिले बेहतरीन रिस्पांस के कारण, और कमर्शियल व्हीकल स्पेस को भी प्री बाइंग के कारण एक मदद मिलेगी, जिसके कारण कुल बिक्री में 33% के जंप की हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। अशोक लीलैंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, इसी प्री बाइंग के कारण और साथ ही जो भारी डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं उसके कारण, जहां पर कुल बिक्री में 37% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वही हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस में रूरल मार्केट में रिकवरी के कारण मदद मिली है इस टू व्हीलर स्पेस पर, और इसी के कारण कुल बिक्री में 11% की बढ़ोतरी। बजाज ऑटो ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और इसके कारण ही परफॉर्मेंस थोड़ा सा फ्लैट दिखाई दे रहा। टीवीएस मोटर्स आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा टू व्हीलर स्पेस में, और आयशर मोटर का परफॉर्मेंस काफी स्टेबल रहेगा। ये परफॉर्मेंस रह सकता है इस पर्टिकुलर महीने में। शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए। लेकिन इन स्टॉक्स में एक इंटरेस्टिंग खिलाड़ी मेरे को दिख रहा है मारुति, क्योंकि एक बार फिर ये तेजी पकड़ रहा है, 6000 के लेवल्स पर आ चुका है। जैसे सोनम बता भी रही थी कि बलेनो और इग्निस की सेल्स का पूरा फायदा मिलेगा। चोपड़ा साहब, आपकी क्या राय बन रही है? स्टॉक बीच में क्या शायद पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा सा करेक्ट हुआ, लेकिन 5900 को तोड़ तो नहीं रहा है, तो किसी ने खरीदारी करनी है तो इन्हीं लेवल्स पर कर क्या खरीदना होगा? मुझे लगता है कि क्लियरली 6100 तो क्रॉस होता दिख रहा है मारुति, और स्ट्रांग कंटेंडर है। नंबर्स भी अच्छे पोस्ट हुए, तो आई थिंक स्टॉक कंफर्टेबली 40 से 50 रुपए की तेजी दिखाएगा, और यहाँ से शायद 60 रुपए की तेजी दिखाएगा। तो 6100 के टारगेट के लिए इसको बाई भी किया जा सकता है। ओके, लेकिन सुब्रमण्यम साहब ये बताइए, जो सारी BS3 की गाड़ियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं इनफैक्ट गाड़ियां, फाइनली जो हम बात कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ प्लेयर्स जैसे कि हीरो मोटो के लिए बुरी खबर हो सकती है। अब फाइनल तस्वीर क्या नजर आती है आपको? देखिए, इसमें ऐसा चीज है कि आई थिंक प्रिपेयर्डनेस तो कई प्लेयर्स के पास पहले से ही थी। जो इन्वेस्टमेंट करना था BS4 व्हीकल्स में करना था वो कर रहे थे। तो क्या है कि एक स्टॉक बिल्डअप जो हुई थी उसको अभी निकालने की कोशिश हो रही है। तो इसके कारण एक शॉर्ट टर्म में शायद उनको व्हीकल्स को रीफिट करना होगा, अगर कोई BS3 व्हीकल अब तक वो बेच नहीं पाए। और क्या है कि अप्रैल में ये भी होता है, ईयर एंड में इनवॉइसिंग थोड़ा डिले से चलती है, यानी 31 मार्च का इनवॉइसिंग का सेल करीबन 2-3 हफ्ते तक तो चलेगी। हर साल ऑटो इंडस्ट्री में हम यही देखते हैं। तो इसमें जो लिक्विडेशन ऑफ स्टॉक लगेगा, तो अगर कोई स्टॉक लिक्विडेट ना हो तो उन व्हीकल को उनको रेट्रोफिट करना होगा BS4 के लिए, उसमें थोड़ा खर्चा होगी। मगर ओवरऑल इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा कुछ कंपनीज के ऊपर, बट लॉन्गर टर्म में ऑटो मार्केट में डिमांड इतना ज्यादा है
और आने वाले दिन में भी आप देखेंगे बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जो कैश इकोनॉमी से अभी बैंक इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, तो कंज्यूमर लोन्स और ऑटो व्हीकल लोन्स के कारण हम डिमांड को जबरदस्ती देख रहे हैं। आने वाले फेस्टिवल सीजन गणेश चतुर्थी से आप देखेंगे इसमें व्हीकल्स में भी बहुत बढ़िया डिमांड होगा, तो इसके कारण लॉन्ग टर्म में हम कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर। ओके, इंडिविजुअल कंपनीज में शायद एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस समय नहीं, लेकिन इन स्टॉक्स में आप देखिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर आता दिखाई दे रहा है। कुछ काउंटर्स है जहां पर एक्शन है। एक्शन की बात करें तो पीएफसी आरईसी एक बार फिर से कुछ फ्लेवर में दिखाई दिए हैं। बीईएमएल में कुछ खरीदारी हो रही है। ये जो सरकारी प्लेज है वागले साहब, इनमें से कोई आपके रेडार पर जहां पर आपको लग रहा है इस समय एक ट्रेडिंग पोजीशन लेकर चलेंगे तो शायद फायदा आगे हाथ लगेगा? अर्षदा, बीएमएल की आपने बात की, उसका जिक्र किया, ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये लेवल पे बाय रिकमेंड करूंगा और मुझे लगता है ये 1400 के ऊपर जाना चाहिए अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। मानव, इंडियन बैंक पे नजर डालिए। आज पहला दिन ये शामिल होता हुआ वायदा कारोबार में और 5% का उछाल देखने को मिला है। वायदा कारोबार में जो पोजीशन बनी है वो अपनी जगह, कैश मार्केट में औसत से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम है। क्या लगता है? एक्चुअली अगर हम इस स्टॉक का चार्ट भी देखें तो रिसेंटली स्टॉक ने जो पीक बनाया था करीब 310 का था, इन वास्ते करेक्टिव डिक्लाइन हमने देखी करीब 260 के आसपास। तो वीकली में ओवरसोल्ड लेवल से जिस तरह हमने ब्रेकआउट देखा है, अगर हम इंट्राडे चार्ट्स भी देखें तो करीब लास्ट 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक एक बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में मूव हो रहा था। करीब 4 से 5 रुपए का ही ट्रेडिंग रेंज था, वहां से अभी हमने एक ब्रेकआउट देखा वॉल्यूम्स के साथ। सो कहीं ना कहीं एक शार्प रिवर्सल देखने मिला, एक शॉर्ट कवरिंग भी मान सकते हैं या फ्रेश लॉन्ग्स भी हो रहे साथ में। बट मेरा ऐसा मानना है जिस तरह का क्लोजिंग अभी हम देख रहे हैं तो इन नो टाइम दिस स्टॉक कैन ऑल्सो रैली टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 290। सो करंट लेवल्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है स्टॉक का, बिकॉज डाउन साइड सिर्फ मुझे 270 का दिख रहा है, बट अपसाइड अगर टारगेट की बात करें तो स्टॉक अपना रिसेंट स्विंग हाई 310 भी टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल्स में डेफिनेटली स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, इंडियन बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साफ दिखाई दे रही है ट्रेड की। एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या खरीदा जाए? क्योंकि देखिए आज ओपन इंटरेस्ट पहले ही दिन सीरीज के 16% से बढ़ा है। मानव, बिल्कुल, इनफैक्ट एनआईटी टेक्नोलॉजीज का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर हम देखें भी तो स्टॉक कहीं ना कहीं अपने दोनों लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, एंड ये चीज को हो गई करीब 2 महीने के आसपास। तो वहां से आज स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट तो जरूर देखने मिला है वीकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बट इसमें हमें थोड़ा सा और वेट एंड वॉच अप्रोच लगेगा, बिकॉज इसका जो एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा वो करीब 440 या 445 का ये रेंज है। तो जब तक स्टॉक उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे तब तक मुझे नहीं लगता स्टॉक में कोई एक फ्रेश मोमेंटम या एक नया ट्रेंड हमें देखने मिले। बट जो संकेत करंट लेवल्स में मिल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट स्टॉक में करंट लेवल्स में थोड़ा 20% पोजीशन ले सकते हैं, बट रिमेनिंग आई थिंक एक बार अपसाइड में ब्रेकआउट आए तो स्टॉक में लेना अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीब 410 या 15 के आसपास, जो काफी टाइम से ब्रेक नहीं हुआ। तो इन नेट शॉर्ट जो मुझे समझ में आ रहा है स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, तो एक अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हम एंटिसिपेट जरूर कर सकते हैं। ओके, बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल लेने का समय हो चुका है और शुरुआत करेंगे जय ठक्कर के साथ, जो बीईएमएल पे बाय कॉल दे रहे हैं। अभी वागले साहब भी इस पे अपनी राय दे रहे थे। यहां पर स्टॉप लॉस 1342 के और टारगेट 1390 के बनते हैं जय की राय में। अंबुजा सीमेंट पे भी इनका बाय कॉल है, 235 के स्टॉप और 241 के टारगेट इन्होंने सुझाए। वहीं निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के कह रहे हैं ऑयल इंडिया में तेजी की पोजीशन लेकर चलें। टारगेट 337 का इन्होंने दिया है और स्टॉप लॉस 330 का। साथ ही पावर ग्रिड में भी खरीदारी करें 205 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 197 पर लगाएंगे इस ट्रेड में। मानव, आपके रेडार पर क्या है? जी, मेरा फर्स्ट कॉल है बाय ऑन एनटीपीसी। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक काफी टाइम से एक अच्छे मोमेंटम दे रहा है, आज भी अगर इंट्राडे चार्ट में जिस तरह ब्रेकआउट दिया, आई थिंक नियर टर्म में स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। लोअर साइड में 163 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड अपसाइड जो टारगेट है 175 का है। मेरा सेकंड बाय कॉल रहेगा अमारा राजा बैटरीज में। वीकली चार्ट्स में स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन दिया है, आज कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है। सो उसके चलते बाय करने की सलाह 875 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट है 910 का। ओके, तो यह है बीटीएसटी आइडियाज। वागले साहब, प्रदीप, मेरे दोनों बीटीएसटी होंगे। पहला होगा एनआईटी टेक, जो 435 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर ए टारगेट ऑफ 448,
और दूसरा होगा BEML, स्टॉप लॉस 1363, टारगेट 1384। ओके, लेकिन आइए आपको कुछ और भी स्टॉक्स बताते हैं जहां पे आज जाते जाते बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है। और मानव देखिए, इनमें से अगर आपको कुछ पसंद आता हो, रैलिस इंडिया देखिए, करीबन 2.5% का स्विंग देखने को मिला है पिछले 15 मिनटों के अंदर, नए 52 वीक हाई पे पहुंच गया है, वॉल्यूम औसत है यहाँ पे। GSFC देखिए, नए 52 वीक हाई पे करीब तिगुने वॉल्यूम के साथ, और पिछले कुछ मिनटों में 1.5% का स्विंग यहाँ पे और बनता हुआ। इसके साथ ही अगर आप नजर डालें कुछ और भी स्टॉक्स पे, एस्कॉर्ट्स भी काफी तेजी के साथ ऊपर चलता हुआ और नए हाई यहां भी बन रहे हैं। क्या चुनेंगे मानव आप? डेफिनेटली अगर हम चार्ट फॉर्मेशन की बात करें, करंट सेटअप में रैलिस काफी अच्छी तरह से स्टैंड आउट करता है। उसका कारण है बिकॉज स्टॉक का जो लास्ट दो इंपॉर्टेंट हर्डल्स थे, करीब 252 255 के थे, करीब 2-3 महीने पहले 2-3 बार उधर टेस्ट होके एंड आज डिसाइसिवली उसके उधर से ब्रेकआउट देन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रदीप जी, अगर आज 2-3 दिन के भी वॉल्यूम देखे तो स्टॉक में काफी अच्छी तरह वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट देन, करीब 2 दिन ही लगे स्टॉक को ये रेंज को तोड़ने के लिए। तो अगर हम चार्ट कि अगर क्लियर व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं एक 5th वेव का स्टार्ट हो रहा है ऑन दी हायर डिग्री। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्टॉक में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। 275 हम काफी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। GSFC डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मोमेंटम प्ले रहेगा बिकॉज स्टॉक काफी टाइम से एक अच्छे अप ट्रेंड में है। इंपॉर्टेंटली वीकली मंथली चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, तो दोनों स्टॉक्स में डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। GSFC का जो लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 128 का रहेगा एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है, बट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक 145 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। मिड कैप्स में एक और पॉकेट जिसमें हमने देखा है काफी बढ़त देखने को मिली है, वो है सीमेंट कंपनियां। आज बिरला कॉप, HIL, आंध्रा सीमेंट जैसे काउंटर्स में काफी खरीदारी हुई है, तेजी आई है। हाइडेलबर्ग लिस्ट लंबी है इनफैक्ट इस क्षेत्र में। सुब्रमण्यम साहब, वैल्यूएशन के तौर पर क्या ये क्षेत्र अभी भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? क्योंकि मुझे याद है बजट से पहले भी आपने कहा था मौके जरूर मिलेंगे और लोगों ने उसका फायदा उठाया है। अब ये स्टॉक्स कैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं, अभी भी आप देखिए तो सीमेंट के नए कैपेसिटी आने में तो 2-2.5 साल तो लगते हैं नया कैपेसिटी लगाने में। और क्या है कि सीमेंट एक लोकलाइज्ड प्ले होता है, यानी देखिए सीमेंट का फैक्ट्री जहां पे कोल का डिपॉजिट्स हो या लाइमस्टोन जो मेन रॉ मटेरियल है उसके नजदीकी हो सकती है, और जहां पे डिमांड होती है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत बनता है, तो एक एग्जिट और एंट्री बैरियर बहुत बनता है सीमेंट कंपनीज के लिए। तो आप लोकलाइज देखेंगे गवर्नमेंट की रोड्स की प्रोग्राम, क्योंकि ज्यादातर अभी कॉन्क्रीट की रोड्स बन रहे हैं, तो रोड्स की प्रोग्राम जहां होती है वहां सीमेंट की डिमांड होती है। मगर शायद अगर कोई सीमेंट कंपनी नजदीक में न हो तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण उसको एक प्रीमियम मिल जाता है। तो आप देखेंगे सीमेंट की प्राइसेस अक्रॉस द नेशन एक तरह की नहीं होती है, हर ज्योग्राफी में प्राइसेस अलग होते हैं। तो इसलिए एक सुपर प्रॉफिट बनता है जहां पे एक सीमेंट की कंपनी एक हाई डिमांड लो सप्लाई सिनेरियो में अगर प्लांट है तो इसके कारण सीमेंट में बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूटिलाइजेशन ऑफ सीमेंट अपार्ट फ्रॉम स्टील इज वेरी वेरी हाई। तो हमारे ख्याल में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है फॉर इंडिया GDP ग्रोथ, और आने वाले दिन में भी आप देखेंगे कि इनकी सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ती ही जाएगी। ओके, सुब्रमण्यम साहब इजाजत लें, इसके पहले एक आखिरी सवाल। इस पूरे हफ्ते जो सबसे ज्यादा चर्चित कंपनी थी वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सुनने में आ रहा था कि इस कंपनी को खरीदेंगे, उस कंपनी को खरीदेंगे, बैंक ले लेंगे, एक्सिस बैंक से मर्जर हो जाएगा। फाइनली इन्होंने एक NPA का पोर्टफोलियो खरीदा। अब ये अच्छा हुआ या कोई कंपनी खरीदते तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं, देखिए ये तो ओनर की डिसीजन होती है एक लॉन्ग टर्म व्यू में। हम कहते हैं यहाँ बैठ के इसके ऊपर भी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको सब जानकारी है कि ओवरऑल क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है, और उनके पास पैसा भी बहुत है एक्विजिशन करने के लिए। तो आने वाले दिन में शायद आप एक्शन भी और देखेंगे। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में डेफिनेटली कंसोलिडेशन की अपॉर्चुनिटी है और बहुत आप देखेंगे कि मर्जर्स होंगे। तो ये पहले बैंक होगी या वो बैंक होगी वो कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आप ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में कंसोलिडेशन जरूर देख पाएंगे। शुक्रिया सुब्रमण्यम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए एक्सिस बैंक अब इस हफ्ते के हाई से लगातार फिसला है और इस वक्त अगर आप देखें तो और गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए दिन के लोज पर आ चुका है। जाहिर है कि यहां पर कोई डील तो हुई नहीं। वागले साहब क्या ट्रेड लेके जाएंगे जाते जाते एक्सिस बैंक पे? प्रदीप, इतना मतलब
ऊपर में सस्टेन नहीं हो रहा है। 510 में मेरा व्यू था कि ये शायद 530 तक जाएगा, बट वो डील नहीं होने से शायद ये हुआ है। लेकिन वीकनेस मेरे हिसाब से 480 के नीचे ही बड़ा फॉल आ सकता है। तो यहाँ से अभी एक 7-8 रुपए डाउन तो करेक्टिव मूव माना जाएगा, लेकिन 480 अगर ब्रेक करता है तो मैं 450 की बात करूंगा और मैं फिर शॉर्ट करने की सोचूंगा। ठीक है, ये राय फेयर है, लेकिन कुछ और काउंटर्स देखिए जिसमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। HOEC एक स्टॉक जहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम एक्शन है 2% ऊपर। साथ ही HOCL मुझे याद है थोड़ा सा एक्टिव होता दिखाई दिया था अर्ली इन द वीक। मानव, कुछ इंटरेस्ट है चार्ट्स पर या फिर ये फिर से फिजल आउट होंगे शेयर? एक्चुअली हिस्टोरिकली भी देखें तो स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आता है एंड देन उसके बाद फिजल आउट हो जाता है, जैसे आपने कहा। इवन HOCL का अगर हम चार्ट भी देखें तो करीब 23-24 के आसपास स्टॉक का सपोर्ट रहा है एंड वहाँ पे आके हम हमेशा बाउंस बैक देखते हैं। स्टॉक वापस 25 तक बाउंस करता है एंड अगेन स्टॉक कम बैक्स टू 23। तो मेरे हिसाब से ये जो 2-2.5 रुपए का ये रेंज है, करीब 8 to 10% का स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है एंड ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना रहेगा ये दोनों स्टॉक्स को अवॉइड करके मे बी कोई अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स में एंटर करे, जैसे हमारा राजा बैटरीज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रेकमेंड किया। सो उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम आके एक फ्रेश रैली तो देखने मिले। मेरे हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स में ऐसा कुछ मुझे देखने नहीं मिल रहा है। ओके, कुछ और स्टॉक्स विजय अगर आपकी नजर में हो। श्रेया शिपिंग, देखिए आज तकरीबन महीने भर का वॉल्यूम एक दिन में हुआ है और 9% का उछाल है। बालाजी टेलीफिल्म्स, इसमें भी आज हम काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ तेजी देख रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक करीब 10-11% का उछाल और 2 हफ्ते का वॉल्यूम हो गया है। इन तीनों में से आपको कुछ पसंद है? देखिए, श्रेयस शिपिंग में पोस्ट दैट करेक्शन जब वो करीब 190 के भाव पे आया था तो एक अपसाइड देखने को मिला पिछले 2-3 महीनों। मुझे लगता है कि ये दोबारा से 350 के स्तर पे तो जाता दिख रहा है। जहां तक बालाजी टेलीफिल्म्स की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें भी एक अपसाइड शुरू हुआ है जो कि इट कैन पुल द स्टॉक टू अबाउट 110-120। तो दोनों ही स्टॉक्स मुझे ठीक लगते हैं विद शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, और इसमें तेजी बननी चाहिए। तेजी का मूव यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप ये बताइए कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अब क्या और री रेटिंग होना बाकी है, कंसिडरिंग ये इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है, निफ्टी में शरीक हो चुका है, या फिर अब ये पीक करेगा काउंटर 1000 के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए चोपड़ा साहब? मुझे लगता है कि ये 1100 भी जा सकता है, और जिस तरीके का अपमूव और स्ट्रेंथ इस कंपनी ने दिखाई, मुझे लगता है कि यहाँ से भी थोड़ी स्टीम बाकी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन जनरल अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, चाहे आप DHFL ले लें, LIC हाउसिंग फाइनेंस ले लें, कैपिटल फर्स्ट आज शुमार हुआ है F&O सेगमेंट में। मुझे लगता है दिस कंपनी शुड डू गुड इन द मीडियम टर्म। तो 1100 के स्तर के लिए भी इसमें बाइंग की जा सकती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हो गया, बट मैं कहूँगा अभी भी स्टीम बाकी है। बाजार थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो आई थिंक द स्टॉक कैन रन अप टू 1100। सेलान एक्सप्लोरेशन, डॉल्फिन ऑफशोर, ये सेगमेंट भी आज आखिरी मिनटों में काफी एक्टिव होता हुआ। वागले साहब, इन दोनों पे अगर आप नजर डालें, सेलान और डॉल्फिन, क्या लगता है? प्रदीप, पैटर्न तो बहुत ही बढ़िया है। सेलन मैं रिकमेंड करूंगा। एक ही चीज है कि ऑलरेडी 12%, लेकिन अभी भी मुझे लगता है अपसाइड है। 169 के स्टॉप लॉस से सेलन लिया जा सकता है। मुझे लगता है ये 192 to 195 की तरफ की मूव है, तो एक 7-8 रुपए रिस्क, 15 रुपए अपसाइड का व्यू मेरा बिल्कुल होगा। ट्रेंड पर आपकी नजर है वागले साहब? अर्षद, आप स्टॉक रिपीट करेंगे? ट्रेंड 267 268 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तैयारी है निकलने की। 270 के ऊपर मेरे लिए ये ब्रेकआउट मैं मानूंगा। अगर कल ओपनिंग में 270 के ऊपर सस्टेन होता है पहले आधे घंटे में, तो एक 266 265 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और फिर ये 300 310 तक की मूव की तैयारी होगी अगले कुछ हफ्तों में। केयर रेटिंग के स्टॉक पे नजर डालिए, करीब 6% का उछाल आया है अभी यहाँ पे, और तकरीबन 55-60 हजार शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसके बीच ये उछाल आप देख रहे हैं। फाइजर पे भी नजर रखिए, मुश्किल से 35-40 हजार शेयर्स का यहाँ पे बिड आई है, और ये करीब 4-5% उछल चुका है।
रैलीज की हम बात कर ही रहे थे। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये दो एनबीएफसी कंपनियां हैं जहां पर हम काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ इस वक्त उछाल आते हुए देख रहे हैं। जबरदस्त तेजी इन दोनों में बनती हुई। तो ये कुछ एक स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज खासतौर पे देखिए, केयर रेटिंग, श्रीराम सिटी, पीएनबी हाउसिंग। विजय, आपके नजर में है कोई? मैंने पहले बोला कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बोला, तो मैं कहूंगा मैं पीएनबी हाउसिंग मुझे अच्छा लगता है 1250 के स्तर के लिए, और डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज अच्छा करेंगी आने वाले कुछ समय में। मैं काफी बुलिश हूँ पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव के ऊपर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे अच्छे लगते हैं, एनबीएफसीज अच्छी लगती हैं, और खास करके जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहां पर अभी भी स्टीम बाकी है और यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। कंसाई नेरोलैक में भी हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है, लेकिन पेंट स्पेस में बर्जर एशियन में ज्यादा लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो तीनों में से अगर एक शेयर चुनना हो, मानव आप क्या पिक करेंगे? करंट लेवल्स में डेफिनेटली बर्जर पेंट्स, उसका सिंपल कारण है बिकॉज स्टॉक ने जिस तरह का कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया है, स्पेसिफिकली इसका प्रीवियस हर्डल था करीब 235 236 का, एंड अभी डिसाइसिवली उसके ऊपर ब्रेक होके आई थिंक इवन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लोजिंग कैन बी अबव 240। तो आई थिंक ये स्टॉक को डेफिनेटली लेना चाहिए बिकॉज इसका यहाँ से पोजिशनल टारगेट जो बनेगा करीब 275 का बनेगा, एंड डाउन साइड रिस्क इज ऑफ ओनली 235। सो उसके चलते स्टॉप लॉस भी हम मेंटेन कर सकते हैं, एंड स्टॉक काफी टाइम के बाद अपने दोनों लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर बंद हो रहे हैं ऑन द डेली वीकली बेसिस। सो आई थिंक ओवरऑल सेटअप एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात की जाए तो डेफिनेटली बर्जर पेंट्स ही लेना चाहिए। सरप्राइजिंगली जब डॉल्फिन भाग रहा है, सीमेक में तेज गिरावट आई है पिछले कुछ मिनटों के दौरान। यहाँ पे करीब 5-6 लाख शेयर्स बिकने को आए और ये गिर गया। एसपीएमएल इंफ्रा, टोरेंट पावर, दीपक फर्टिलाइजर, ये कुछ एक और स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त अच्छे खासे मार्केट में भी कमजोर होते हुए। ब्रिटानिया देखिए करीब 2-2.5% ब्रिटानिया पिछले कुछ मिनटों में गिरता हुआ नजर आया है। एनएफएल में तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। डिशमैन पर थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, और प्रभात डेयरी हालांकि बल रहा तो तेजी का ही है। जी हम, और आज देखिए मिड कैप्स में ढेरों ऐसे शेयर दिखेंगे जिसमें काफी बढ़िया चाल बनती दिखाई दी है। प्रदीप, टॉप ट्रेड्स में भंसाली इंजीनियरिंग 12% ऊपर। इसके अलावा हमने देखा आज पीएफसी में करीब 2-2.5% का उछाल। अशोक लेलैंड में 2% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है आज। ट्रेंट, रैलिस, साथ ही हमने देखा है फैग बैरिंग जैसे काउंटर्स में अच्छा वॉल्यूम पिकअप और तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो लिस्ट काफी लंबी है। बालाजी टेली, केईसी इंटरनेशनल, फर्टिलाइजर पूरा पैक था जहां पर हमने देखा काफी तेजी बनी। दीपक में भले ही आखिरी मिनटों में कुछ मुनाफा वसूली हो रही हो, लेकिन आप देखिए चाल आरसीएफ की, चंबल फर्टिलाइजर की, फैक्ट की, मद्रास फर्टिलाइजर की, इन सब में काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और काफी तगड़ा वॉल्यूम प्ले देखा गया है। छोटी सीमेंट कंपनियां, बिरला कॉर्पोरेशन 4% ऊपर। यहां पर भी हमने देखा कई ऐसे प्लेयर्स थे जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दी। रैमको है, बिनानी जैसे काउंटर्स में तेजी दिखी। तो अलग अलग थीम्स बाजार ने ढूंढी है और फोकस किया है इस पर, लेकिन आज का जो स्टार परफॉर्मर रहा है जिसने निफ्टी को काफी सहारा दिया वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये 9 साल के हाई पर जाकर टिका है और इस काउंटर में आज के एक दिन के ट्रेड में 4% की तेजी देखने को मिली। तो भले ही अप्रैल सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी ढीली रही हो, लेकिन ऐसे कई स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा काफी तेजी का रुझान ट्रेडर्स ने पकड़ा है और उसका पूरा फायदा मिला है। दो नए खिलाड़ी निफ्टी का हिस्सा बने हैं, आईओसी और इंडिया बुल्स हाउसिंग। इन दोनों में हम देखेंगे आईओसी करीब 2-2.5% ऊपर जाकर टिका है, लगभग 1% की तेजी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज के सत्र में देखने को मिली। तो ये बाजार की चाल। हालांकि आज अगर किसी एक क्षेत्र ने निराश किया है वो है निजी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और ऑफकोर्स कई दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा मुनाफा वसूली हावी थी। फाइनली करीब 250 पॉइंट नीचे बंद होते हुए आपको बैंक निफ्टी दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी एडजस्टेड होकर के 9173-74 के आसपास बंद हो रहा है, अनचेंज्ड, बिल्कुल फ्लैट होता हुआ, और 9170 के ऊपर बंद हो रहा है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी की क्लोजिंग तो अच्छी कही जाएगी। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग लेकिन अच्छी नहीं है। मानव, क्या कहेंगे? एक्चुअली अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया निफ्टी की तो डेफिनेटली क्लोजिंग अच्छी है, कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाइस के पास ही बंद हो रहा है। एंड बैंक निफ्टी की भी बात की जाए प्रदीप जी, डेफिनेटली हम जो वीकली क्लोजिंग है काफी अच्छा है। मे बी आज
का दिन अगर हम देखें तो इट कैन बी एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, बट जब तक बैंक निफ्टी 21,350 के ऊपर ट्रेड करेगा मेरा ऐसा मानना है कि ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। एंड बिकॉज एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है आफ्टर सच अ शार्प रैली ऑफ कंसेक्यूटिव 3 से 4 दिनों का, तो 21,350 एक क्रूशियल लेवल था, उसके ऊपर बंद हुआ है ऑन द वीकली बेसिस एंड मंथली लेवल्स भी आज डिफाइन हो जाएंगे। तो आई थिंक आने वाले दिनों में हम बैंक निफ्टी को 21,800 लेवल्स भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो अपसाइड ही रहना चाहिए एंड मेंटेन अ बाउंड डिप्स अप्रोच। डिप्स पर खरीदारी करें, ये फिलहाल रणनीति आने वाले दिनों के लिए साफ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानव, विजय चोपड़ा, संदीप वागले हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। आखिर में 9173 के आसपास जाकर निफ्टी टिका है, एकदम फ्लैट और 26 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा हाई दिखाता हुआ आप कह सकते हैं। हल्की मुनाफा वसूली अगले हफ्ते से पहले, वीकेंड से पहले बाजार ने जरूर दिखाई। ऐसे में स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स की ओर से क्या प्रदर्शन देखने को मिला है, कहां पर ज्यादा एक्शन था, वो आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं। और आज के नतीजे आपकी स्क्रीन पर। हेमंत ने बाजी मारी है, 3.5% की कमाई इन्होंने की। वहीं नीरज की टीम में 2-2.5% का उछाल देखने को मिला। अब हेमंत की टीम में देखिए वो सारे तेजी वाले खिलाड़ी थे, आरसीएफ, फैक्ट, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, एचओसीएल, इन सब में हमने देखा अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और नीरज की टीम में जो आउट परफॉर्मर्स थे, एलटी फूड्स, एचआईएल, साउथ इंडियन बैंक, इन सब में काफी ट्रैक्शन। तो आखिर सौदा में फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि शुक्रवार है और आपकी तैयारी होगी वीकेंड की। तो बने रहिए CNBC आवाज पर।